हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं ये कभी ना कभी नीट एग्जाम्स या पीएमटी के अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहला एक प्रश्न पूछा गया है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये आपको एक जीनोटाइप दे रखा है, जीन प्रारूप दे रखा है और इसके द्वारा ये पूछा गया है कि इस जीनोटाइप के द्वारा कितने युग्मकों का निर्माण होगा। यदि आप एक प्रश्न ये कर लेंगे तो इसके ऊपर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। इस प्रश्न को करने की मैं आसान विधि आपको बता देता हूं। यदि कभी भी आपको कोई भी जीनोटाइप दे रखा हो, भले ही वो कितना भी जीनोटाइप लंबा दे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जीनोटाइप दे रखा है उससे यदि आपको युग्मकों को निकालना है तो युग्मकों को ज्ञात करने के लिए हमेशा एक फार्मूला यूज करते हैं और उस फार्मूले का नाम है 2 की पावर n, 2 की घात n। अब ये होता है कि n है क्या, ये n क्या है? तो n जो होता है वो विषम युग्मजी की संख्या होती है। विषम युग्मजी की संख्या। विषम युग्मजी का मतलब समझते हैं। विषम युग्मजी मतलब क्या होता है? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये एक विषम युग्मजी है, कैपिटल आर स्मॉल आर तो ये एक विषम युग्मजी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो ये एक विषम युग्मजी है। तो जितने भी विषम युग्मजी आपको जीनोटाइप के अंदर दे रखे हो उतने जो आपको पावर लगा देनी है ऊपर 2 की पावर n लगा देनी है। मान लीजिए कि आपको दे रखा है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो ये आपको जीनोटाइप दे रखा है। अब इसमें आप विषम युग्मजी देखिए कितने, 1, 2 और 3। यहाँ पर 3 विषम युग्मजी दे रखे हैं। तो मेरे पास में युग्मकों की संख्या को ज्ञात करने के लिए बड़ा आसान मेथड हो गया। मेरे पास में 2 की पावर n है तो 2 की पावर n का मतलब क्या होता है? विषम युग्मजी की संख्या। विषम युग्मजी काउंट करो कितने, 1 विषम युग्मजी, 2 विषम युग्मजी और 3 विषम युग्मजी। तो मैंने पावर कितनी लगा दी? 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर इस जीनोटाइप के द्वारा कितने युग्मकों का निर्माण होगा? तो यहाँ पर युग्मकों का निर्माण कितना होगा? 8 होगा। तो मेरा जो प्रश्न नंबर 1 है उसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए, जो पहला ऑप्शन है, 8 युग्मकों का क्या होगा? निर्माण होगा। इस प्रकार से आपको कोई भी जीनोटाइप दे रखा हो आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि यदि एक बोने पौधे को जिबर्लिन हार्मोन से उपचारित कर दिया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि जिबर्लिन हार्मोन क्या होता है। जिबर्लिन हार्मोन क्या है? जिबर्लिन हार्मोन जो होता है वो एक ऐसा हार्मोन है जिसमें लंबाई को बढ़ाने का गुणधर्म होता है। लंबाई को बढ़ाने का जो गुणधर्म है वो क्या होता है? जिबर्लिन में होता है। अब एक बोना पौधा है, उस बोने पौधे को आपने जिबर्लिन से ट्रीट किया। बोना पौधा क्या है? ये बोना पौधा है। मान लीजिए स्मॉल टी, आपने इसको जिबर्लिन से क्या किया? ट्रीट किया। जिबर्लिन हार्मोन से उपचारित किया गया तो वह भी लंबा हो गया। तो मतलब एक बोने पादप को आपने जिबर्लिन से ट्रीट किया तो वो भी क्या हो गया? लंबा हो गया। अब इस पादप को, मतलब वो जो ऐसा पादप, जो बोना पादप जिसको आपने जिबर्लिन हार्मोन से उपचारित किया था, अब आप उसको क्रॉस कर दो किससे? शुद्ध लंबे पादप से। शुद्ध लंबे पादप से क्या कर दीजिए? क्रॉस कर दीजिए। तो पूछा गया कि F1 संततियां कैसी होगी। तो आपको बहुत क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है कि जिबर्लिन हार्मोन से उपचारित कर देने पर पादप लंबा तो हो गया था, लेकिन ध्यान रहे कि जिबर्लिन हार्मोन जो होता है वो लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है, लेकिन उसने जीनोटाइप को थोड़ी चेंज किया। जीनोटाइप तो जो है वो के वही रहेगा। तो बोना पौधा जो है जिबर्लिन के ट्रीटमेंट से, उपचार से लंबा तो हो गया, लेकिन उसका जीनोटाइप जो है वो थोड़ी बदला है। जीनोटाइप तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो स्मॉल टी जीनोटाइप ही रहा। अब इसको आपने शुद्ध लंबे पादप से आपने क्या कर दिया? इसको क्रॉस कर दिया। तो बताओ F1 पीढ़ी जो आएगी वो F1 पीढ़ी हम जानते हैं क्या आएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी आएगी। तो नेचुरल है कि F1 पीढ़ी के अंदर सभी पादप कैसे होंगे? लंबे होंगे। हम इसको क्या कहेंगे? लंबा पादप जो है। तो जब हम बोने पादप और एक शुद्ध लंबे पादप को क्रॉस करते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पादप कैसे आते हैं? लंबे आते हैं। तो जिबर्लिन के प्रयोग से, उपचार से उस पादप का जीनोटाइप बदला नहीं है। तो मेरा आंसर होगा कि F1 पीढ़ी में सभी पादप कैसे होंगे? लंबे होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, यहां पर दे रखा है ए, बी और सी 3 जीन है। ए, बी और सी 3 जीन है। अब आपको दे रखा है कि ए और बी के बीच की आपको दूरी दे रखी है कि ए और बी के बीच में जीन विनिमय जो है वो कितना प्रतिशत हुआ? 20% हुआ, ये दे रखा है। बी और सी के बीच में आपको दे रखा है कितना प्रतिशत हुआ है?
28% जीन विनिमय हुआ, और ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कितना परसेंट आपको दे रखा है, 8% जीन विनिमय हुआ है। तो आपको ये बताना है कि यदि ए, बी और सी 3 जीन हैं और इतना इतना प्रतिशत इनके बीच में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो गुणसूत्र पर जीन का अनुक्रम क्या होगा। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ये जीन मानचित्र से है, जीन मैपिंग से प्रश्न है ये। ओके, तो हम बड़े आसानी से, तो अब आपको पूछा है कि गुणसूत्र पर जीनों का अनुक्रम क्या होगा यदि उनके बीच में इतना इतना और इतना क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, जीन मैपिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है, जीन मानचित्र के ऊपर क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एक फॉर्मेट में करके बता देता हूं, आप इसके ऊपर आधारित और बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, मैं जीनों को जमा के देखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं बी, ए और सी। मान लीजिए मैं ऐसा अनुक्रम लिख के देखता हूं बी, ए और सी। अब देखो, बी और ए मतलब ए और बी के बीच में कितना प्रतिशत जीन विनिमय हुआ है, 20% हुआ है, राइट। अब ए और सी के बीच में कितना प्रतिशत हुआ है, तो 8%। ए और सी के बीच में कितना हुआ है, 8%, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। तो अब आप देखो, बी और सी के बीच में कितना हो जाएगा, बी और सी के बीच में ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 28%। मैंने कैसे निकाला, बी और ए के बीच में कितना है, 20% जीन विनिमय हुआ है, राइट। और ए और सी के बीच में कितना हुआ है, 8%। तो बी और सी के बीच में कितना होगा, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना जीन विनिमय होगा, तो 20% प्लस 8%, 28%। यहां पर प्रश्न में दे रखा है, आप देख सकते हैं कि बी और सी के बीच में क्या है, 28% हुआ है। तो मेरा उत्तर कौन सा हो गया, तो सबसे पहला जो है ऑप्शन उसी में दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हो कि सीक्वेंस कैसी होगी, बी, ए, सी। यदि इनके बीच में इतना इतना प्रतिशत हुआ है तो गुणसूत्र पर जीन का अनुक्रम क्या होगा, तो बी, ए, सी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सोल्यूशन होगा, वो देखिए। प्रश्न नंबर 4, एक कोशिका में अगुणित गुणसूत्र संख्या 12 है। आपको दे रखा है अगुणित गुणसूत्र संख्या, प्रश्न नंबर 4 के अंदर अगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी दे रखी है, 12। तो मोनोसोमिक संख्या क्या होगी, तो देखिए मोनोसोमिक संख्या, मोनोसोमिक को कैसे शो करते हैं, मोनोसोमिक को बोलते हैं एक न्यून सूत्रता, मतलब कि सामान्य गुणसूत्र जितना भी होता है उसमें एक का क्या हो जाना, कम हो जाना। मोनोसोमिक कंडीशन को शो करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, 2n-1, 2n-1 लिखते हैं, 2n-1 लिखते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि 2n-1, तो एक कोशिका में अगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी है, 12 है, राइट, 12। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, मोनोसोमिक कंडीशन क्या होती है, 2n-1, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो 2, और n कितना है, n कितना है, 12, तो ये गुना हो जाएगा 12 से, 2n 12, n कितना है 12, तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी -1। अब देखिए 12 2 जा 24 -1, तो कितना आ जाएगा आंसर, 23। तो ये क्या है, मोनोसोमिक संख्या निकल आई। कितना है, n की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की जो प्रश्न में दे रखी है 12, 12 दूनी 24 और -1, तो कितना आ जाएगा आंसर, 23। हम ढूंढते हैं ऑप्शन में 23 है क्या। एक कोशिका में अगुणित गुणसूत्र संख्या 12 है, तो मोनोसोमिक संख्या क्या होगी, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं आंसर है, दैट इज 23। ओके, तो इस तरीके से हम मोनोसोमिक संख्या को भी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए प्रश्न नंबर 5 को देखिए, मक्के में संलग्न समूह की संख्या क्या होगी। तो पहले संलग्न समूह को ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक विधि बता देता हूं। संलग्न समूह को कैसे ज्ञात किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, यूकैरियोटिक जीवों में मैं बात कर रहा हूं केवल किसकी, यूकैरियोटिक। मक्का कैसा है, यूकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक जीवों में संलग्न समूह की संख्या, संलग्न समूहों की संख्या अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, राइट। जैसे मान लीजिए मानव है, तो मानव के अंदर द्विगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी है, 46 है। अब 46 का आधा कितना हुआ, 23, तो मानव के अंदर संलग्न समूह की संख्या कितनी हो गई, 23। मान लीजिए मटर के अंदर गुणसूत्र संख्या, द्विगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी है, 14 है। 14 का आधा कितना हुआ, 7, तो 7 मानवों के अंदर क्या होगी, दैट इज संलग्न समूह की संख्या होगी। तो याद रखना है कि यूकैरियोटिक जीवों में संलग्न समूह की संख्या अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। मैंने आपको प्रश्न दिया है मक्के के ऊपर, आपको कोई भी प्रश्न दे रखा हो, किसी भी जीव के ऊपर दे रखा हो,
यदि आपको उस जीव की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या दे रखी है तो उसका आधा कर दीजिए, वही उस जीव के अंदर संलग्न समूह की संख्या होगी। मान लीजिए मक्के के अंदर हमें मालूम होना चाहिए कि मक्के के अंदर 2n गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो मक्के के अंदर 2n गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो n कितनी हुई? 10। तो संलग्न समूह कितने हो गए? संलग्न समूह भी कितने हो गए? 10 हो गए। ओके, अब मक्के के लिए दे रखा है, आप किसी के ऊपर भी निकाल दें यदि आपको द्विगुणित गुणसूत्र संख्या मालूम है। मक्के के अंदर कितना है द्विगुणित गुणसूत्र संख्या? 20 है। n कितना हो गया? 10। यूकेरियोटिक जीवों में संलग्न समूह की संख्या किसके बराबर होती है? अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर। तो जीव का जो अगुणित गुणसूत्र नंबर होगा वही उसका क्या होगा? संलग्न समूह होगा। तो मक्के के अंदर संलग्न समूह की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ऑप्शन में ढूंढते हैं 10 कहां पर है। मक्के में संलग्न समूह की संख्या कितनी है? 10 है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, उसके अंदर क्या दे रखा है? 10 आंसर दे रखा है। तो मेरा उत्तर क्या है? यहां पर 10 है। मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, हम आने वाले दिनों के अंदर और भी नए वीडियोस के साथ में हाजिर होंगे। थैंक्स अ लॉट, देखते रहिए।